Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter Retirement of a Partner. ICI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. Starting today's class with illustration 1. A and B are partners in a business, sharing profits and losses as A 3/5 and B 2/5. यानी दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. Their balance sheet as on 1st January 2022 is given below. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व अकाउंट है, ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज के साइड में, एसेट्स के साइड में प्लांट मशीनरी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड. अच्छा, ये रिजर्व अकाउंट का क्या करना है? ये रिजर्व अकाउंट को अपने ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन द रेशियो 3:2. तो कितना कितना जाएगा बोलो? ए के अकाउंट में 9,000, बी के अकाउंट में 6,000. बी रिटायर्स, बी का रिटायरमेंट है, हो रहा है. बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस owing to illness and A takes it over. तो B is a retiring partner. B के रिटायरमेंट के बाद बिजनेस कौन संभालेगा? A. तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है. सो ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, जो कि कौन गेन करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर. यानी बी इधर में सैक्रिफाइसिंग है एंड ए इधर में गेनिंग है. रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हमेशा गेनिंग पार्टनर. तो वो एक बनाया बिजनेस ए के लिए छोड़ के जा रहे हैं. He is sacrificing his share of profit in बनाया business in favor of A. तो B को इसके लिए कंपेंसेशन चाहिए. कंपेंसेशन किस फॉर्म में मिलेगा? गुडविल के फॉर्म में. तो जाते जाते B को अपना शेयर ऑफ गुडविल चाहिए. गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यू कितना है? 25,000. इसमें B का शेयर कितना है? 25,000 का 2/5 करो, कितना हुआ? 10,000. सो बी को ए से 10,000 चाहिए. तो ए विल कॉम्पनसेट ₹10,000 इन फेवर ऑफ बी. क्लियर है ना? सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट. Always through capital adjustment in case of retirement or death of a partner. So B here is the sacrificing partner, A is the gaining. So A will compensate to B. B's share of goodwill is 10,000. So A will compensate ₹10,000 to B. तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account.
गेनिंग पार्टनर इज ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 10,000। क्लियर है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5%, ये रीवैल्यूएशन का पार्ट है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, बुक वैल्यू है 20,000 का 7.5%। कितना था बोलो? 20,000 का 7.5% इज कमिंग टू 1,500। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,500। इन्वेंट्रीज बाय 15%, इन्वेंट्रीज का बुक वैल्यू 16,000, 16,000 का 15% इज हाउ मच? 2400। 2,400। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को भी डेप्रिशिएट यानी डिक्रीज इन वैल्यू करना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज अकाउंट 2,400। Doubtful debts provision is raised against trade receivables at 5%. ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 15,000। 15,000 का 5% क्विकली बता दो। 750। 750। तो 750 का अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750। एंड देन बैलेंस शीट में असेट के साइड ट्रेड रिसीवेबल्स इनर कॉलम में 15,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनर कॉलम में -750, नेट करके आउटर कॉलम में कितना? 14,250। एंड ए डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कौन है? सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। तो ट्रेड पेबल्स के केस में डिस्काउंट इज अलाउड और रिसीव्ड। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स से हमें डिस्काउंट रिसीव होता है या बिजनेस उन्हें डिस्काउंट अलाउ करता है? सो रिसीव। रिसीव करता है। तो ये जो डिस्काउंट की बात हो रही है, दिस इज फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। तो क्या बोला है कि ट्रेड पेबल्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजन, रिजर्व मींस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड बनाना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड बनाना है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम के लिए प्रोविजन बना रहे। तो बताओ प्रोविजन अकाउंट को क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? इनकम के लिए प्रोविजन बना रहे, तो प्रोविजन अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट? क्रेडिट। पता था मेरे को। सुपर। डाउटफुल डेट्स इधर में क्या है? लॉस। लॉस के लिए प्रोविजन बना रहे, तो इसमें आपने प्रोविजन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दिया था आपने। मैंने यही बोला क्या आपको? बाप रे। फाइनल अकाउंट्स को थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश करो। फाइनल अकाउंट्स हो चुका है। डाउटफुल डेट्स लॉस है, लॉस के लिए प्रोविजन बना रहे, तो प्रोविजन क्रिएट करते टाइम प्रोविजन अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। क्रेडिट से वहां पे क्रेडिट हो जाएगा या डेबिट? पीएल।
क्रेडिट सर, क्योंकि पीएल टू करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अपने करते हैं, तो जब भी अपने डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसमें हमेशा प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इन दिस केस रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने यही कहा था ना कि मैंने कुछ और बोल दिया था। यही बोले। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो लॉस के लिए जब प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं दैट प्रोविजन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो सोचो, जब इनकम के लिए रिजर्व यानी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोविजन अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। डेबिट। तभी ना जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इधर में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करना है क्योंकि इधर में अपने रिटायरमेंट के टाइम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी प्रोविजन या रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम के लिए जब प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना है। प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करोगे तब ना जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। इनकम के लिए प्रोविजन बना रहे, इनकम जो होगा एंटिसिपेटेड है, बट इधर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो इफेक्ट नहीं करना है। क्यों? बिकॉज ये रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर बी का, जिसके कारण सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन चल रहा है। तो इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी क्या एंट्री पास होगा? रिजर्व या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? ट्रेड पेबल्स कितना है? 7,500 का 2% 150। अच्छा, ये जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया दिस इज वायलेटिंग विच प्रिंसिपल? This is against which principle? Principle of conservatism. Because what does principle of conservatism say? Anticipated incomes are not to be recorded in the books. हम डिस्काउंट रिसीव्ड को एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रोविजन बना रहे कितना का डिस्काउंट रिसीव्ड होगा अपने, विच इज वेरी मच अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप इनकम के अगेंस्ट भी प्रोविजन सही से बना सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन आपको जस्ट टेस्ट कर रहा है कि इनकम के लिए प्रोविजन जब बनाते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हो। इट इज प्रोविजन फॉर दैट इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कोशिश करो बताने का। लाइबिलिटीज के साइड में ट्रेड पेबल्स इनर कॉलम में 7,500, उसमें से लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड 150 करके आउटर कॉलम में 7350। क्लियर है?
डन। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है इसमें नहीं, एंट्रीज ही पास करना है। अच्छा, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म and close the partner's account as on 1st January 2022. Give also the opening balance sheet of A. अभी A बचा तो उसका ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को प्रिपेयर करके देना है। सो रीवैल्यूएशन के इफेक्ट देने के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट के केस में क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन द रेशियो 3:2। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। अभी पार्टनर बी रिटायर कर रहे हैं, यानी पार्टनर बी अब बिजनेस से हट जा रहे हैं, तो पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, बैलेंस या क्लोज करना है। बैलेंस तो तब करेगा जब पार्टनर बी आगे कंटिन्यू करता, तो पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करें, पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट है उसको पेमेंट कर देंगे। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, देन इन दैट केस पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस है उसको तुरंत पेमेंट नहीं करना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब। तो क्या करना है, उसको पार्टनर बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को पार्टनर बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, यानी उसका जो कैपिटल का रुपया है अब वो बिजनेस में एज अ लोन रहेगा, जिसको बिजनेस धीरे धीरे करके रीपेमेंट कर देगा। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा, पार्टनर्स बी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, इसका रुपया अपने बीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। लोन इज अ लायबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट, सो एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का अगर अपने पेमेंट करते हैं तो कैपिटल इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पार्टनर इन द बिजनेस। तो तुरंत रीपेमेंट करने से क्या होता है, बिजनेस में अचानक से कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, जो कि अपनी टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं कि बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अचानक से रुपए का पेमेंट करेंगे तो बिजनेस का कैश और बैंक बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर आने वाले दिनों में ऑपरेशंस को करने के लिए जो पैसों की जरूरत है उसका शॉर्टेज हो जाएगा, जो कि बिजनेस के लिए खराब होगा। अब क्योंकि पार्टनर बी बिजनेस से इतने साल से जुड़ा हुआ है तो वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, तो वो अलाउ कर देता है बिजनेस को कि मेरे अकाउंट का रुपया तुम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो एंड देन इसका रीपेमेंट तुम करते रहना। सो लोन जो है वो अब एक लायबिलिटी बन गया है बिजनेस के लिए, जिसका रीपेमेंट वो धीरे धीरे करते रहेगा with interest or without interest as per the terms agreed. Okay, so where the question is silent, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
राइट? यस, नो? यस। वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में आ जाए। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2, इलस्ट्रेशन 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी हाई है। ऐसा नहीं है कि आता ही आता है, बट आने का चांसेस आर वेरी हाई, हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इलस्ट्रेशन 2 इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, तो वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। इलस्ट्रेशन 2 में देखो, एफ, जी एंड के वर पार्टनर्स इन एलएलपी, sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Okay, K wants to retire on 31st December 2022. So K is the retiring partner. Retiring partner is the sacrificing partner. Continuing partners F and G hai, they are the gaining partners. So gaining partners, continuing partners F and G, they will compensate to the retiring partner, sacrificing partner, for his share of goodwill. Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information. तो देखो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, रिजर्व दिया है। रिजर्व को देखते क्या करना है, एफ, जी एंड के बीच में बांट देना है, यानी रिजर्व के अमाउंट से अपने को तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व अकाउंट 10,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 2:2:1, यानी 4,000, 4,000 एंड 2,000। देन एसेट के साइड में देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 का है, जिसमें बिल्स रिसीवेबल 20,000 का है। ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 में 20,000 का बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड है, यानी बाकी 50,000 क्या है, सन्ड्री डेटर्स, है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बैंक में 50,000 है। F and G agree to share profits and losses in the ratio 3:2। सो ये इनका क्या है, न्यू PSR। ठीक है, तो रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन। सो रिटायरमेंट के केस में अपने को गेन कैलकुलेट करना है। गेन कैसे, बिकॉज जब एक पार्टनर रिटायर करेगा तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, दे गेन, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू PSR इज मोर देन ओल्ड PSR। सो गेन कैसे निकालेंगे, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइस निकालते थे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में गेन निकालेंगे, विच इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो बताओ एफ का न्यू शेयर कितना था, कितना है, 3/5, एंड ओल्ड शेयर 2/5 था, तो एफ का गेन इज 1/5। जी का न्यू शेयर इज
2/5. ओल्ड शेयर वाज 2/5, यानी जी के केस में नो गेन, नो गेन नो सैक्रिफाइस। पहले जितना शेयर मिलता था रिटायरमेंट के बाद भी सेम शेयर, यानी खाली एफ ने गेन किया है 1/5। मैच करो, टोटल गेन शुड बी इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। के रिटायर कर रहे हैं, के का शेयर कितना था 1/5, तो के ने 1/5 सैक्रिफाइस किया और एफ ने 1/5 गेन किया, तो एकलौता एफ ही गेनिंग पार्टनर है, तो उसी को कॉम्पेंसेट करना है के को। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी ₹50,000। रिटायरिंग पार्टनर के इज ए शेयर ऑफ गुडविल निकालो। 50,000 into 1/5 is 10,000. 50,000 into 1/5 is 10,000, which F will compensate to K, जिसके लिए हम कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होगा? F's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू K's कैपिटल अकाउंट, F's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू K's कैपिटल अकाउंट। ओके, 10,000। उसके बाद sundry fixed assets are revalued upward by ₹30,000। ये रीवैल्यूएशन का पार्ट है, तो एंट्री क्या पास होगा? sundry fixed assets अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। इन्वेंट्री इज बाय 10,000, तो एंट्री इज इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ध्यान से सुनना, हाँ पूरा कंप्लीट करने देना। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी 5,000 का बिल खराब हो गया। मेरे को बताओ, इन जनरल जब भी कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है, व्हाट इज द एंट्री वी पास टू रिकॉर्ड डिसऑनर? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यस और नो? बिल्स रिसीवेबल खराब हो गया है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल किसने एक्सेप्ट किया था? हमारे कस्टमर डेटर ने, तो ये 5,000 हम उनसे लेंगे, तो डेटर से 5,000 रिसीवेबल, एसेट इंक्रीज डेबिट, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी डिसऑनर हुआ क्यों? डिसऑनर ऑफ बिल was due to insolvency of the customer, यानी कस्टमर से 5,000 रुपया नहीं मिलने वाला क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो नेक्स्ट अपने इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 5,000। देखो जरा, पहले तो जब बिल डिसऑनर हुआ था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, देन जांचने के बाद पता चला कि कस्टमर ही इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो 5,000 और मिलेगा नहीं, बैड डेथ हो चुका है, तो बैड डेथ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000। यानी झूठ मूठ का हमने डेटर्स को बुक्स में लाया, इससे अच्छा तो डेटर्स को बुक्स में लाते ही नहीं, है ना? तो हुआ क्या? बैड डेथ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैड डेथ मेरा लॉस है। अभी हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को डील कर रहे हैं।
जब अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये बैड डेट अकाउंट की जगह बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स अ लॉस, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या एंट्री पास हुआ? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग, 5,000 का बिल खराब हो चुका है, अब इसका रुपया कभी नहीं मिलेगा, तो ये मेरा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, 5,000 का बिल गया, टू बिल्स रिसीवेबल 5,000। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है? सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। क्लियर? अब ये सारा रीवैल्यूएशन का एंट्रीज पास करने के बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकालना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को अपने एफ जी एंड के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे इन द रेशियो 2:2:1। प्रॉफिट्स के केस में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एफ जी के का, एंड लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एफ जी के का। राइट, यहां तक एकदम सब सिंपल है, सब कुछ भी है सच डिफिकल्ट नहीं है, सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। अभी ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इस वाले एडजस्टमेंट के लिए है, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये इसी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का यूएसपी है, यूनिक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का यूएसपी ये वाला एडजस्टमेंट है। ठीक है, डिस्कस करें अच्छी से, एक ही बार में समझ लेना, डाउट हो तो तुरंत पूछना। एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। एफ एन जी क्या बोलते हैं? एफ एन जी कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मेरे साथ चलना है, मेरे साथ रीड करना है, मैं जो समझा रहा हूं वहीं उसी को समझना है, आगे आगे रीड करके खुद से खुद नहीं समझना है। सो एफ एन जी मेरे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, दे अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। बोले हम कैश लेकर आएंगे, सफिशिएंट कैश लेकर आएंगे। सफिशिएंट की परिभाषा, सफिशिएंट मतलब कितना सफिशिएंट, सफिशिएंट की परिभाषा दिया हुआ है, सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। के कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। के का क्लेम क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम विल बी हिज बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में जो के का बैलेंस है वही वो बिजनेस से लेगा ऑन हिज रिटायरमेंट। सो उसका क्लेम को डिस्चार्ज कर देंगे, यानी के का पेमेंट कर देंगे इन कैश। तो इधर में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, आउटराइट पेमेंट हो जाएगा। तो एक चीज मेरे को बताना आगे रीड करने से पहले, अगर ऐसा होता है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कहीं पर भी के का कुछ बैलेंस नजर आएगा? नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि के का पूरा पेमेंट हो चुका है, मामला रफा दफा हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब खत्म, लाइबिलिटी खत्म, यानी के का नामो निशान बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में नहीं दिखेगा, ना तो कैपिटल के फॉर्म में ना लोन के फॉर्म में, बिकॉज पेमेंट कर दिया उसका। समझ में आया? नेक्स्ट, एंड टू मेक
क्या रीड कर रहे थे अपने? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। सफिशिएंट का परिभाषा डेफिनेशन कितना सफिशिएंट? नंबर वन, टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। नंबर टू, टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट। दो ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश। दो, अभी तक दो ही है, दो ही तक रीड किया आपने, राइट? कैपिटल प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है? प्रपोर्शनेट मीन्स व्हाट? प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन, यानी इन सम रेशियो, टू मेक देयर कैपिटल इन some ratio. And tell me, what could be that possible ratio? Their new Profit issue. PSR. कैपिटल प्रपोर्शनेट का मतलब उन लोग का जो टोटल कैपिटल है एफ और जी के बीच में 3:2 के रेशियो में होगा। यानी रिटायरमेंट के बाद फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो एफ और जी के बीच में 3:2 के रेशियो में रहेगा। ये बात है। एंड ऑल्सो, तीसरा ऑब्जेक्टिव पिक्चर में आ रहा है, एंड ऑल्सो दे वांट टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। तीसरा ऑब्जेक्टिव, सफिशिएंट कैश। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बैंक बैलेंस 75,000 का मेंटेन करना है आफ्टर रिटायरमेंट। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 bank balance for working capital. Working capital means day to day operations के लिए बैंक में 75,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है आफ्टर रिटायरमेंट। यानी ये बना मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव। यानी एफ एंड जी को इतना कैश लाना है जिससे कि के कैपिटल का पूरा पेमेंट हो जाए, जिससे कि एफ एंड जी के टोटल कैपिटल 3:2 के रेशियो में हो जाए, और जिससे कि बैंक में 75,000 का बैलेंस रहे। तो ये पहेली को कैसे सुलझाए, कैसे निकाले एफ एंड जी को कितना सफिशिएंट कैश लेकर आना है? एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम, अच्छा मेरे को बताओ, अगर एफ एंड जी सफिशिएंट कैश लेकर आता है तो एफ एंड जी का कैपिटल विल इंक्रीज, यस और नो? विल इंक्रीज। और बोलो, कैपिटल को उन लोग को प्रोपोर्शनेट करना है इन द रेशियो 3:2। कैपिटल कहां दिखाई देता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड में। तो सोचो जरा, बैलेंस शीट को लेकर दिमाग लगाओ। सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या आइटम्स आपको पता है। कैपिटल तो मेरा अननोन है। क्या सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अपने को पता है कितना है? बोलो, कौन बताएगा करेक्ट अमाउंट? बता दो फटाफट। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स का करेक्ट अमाउंट क्या? 1,50,000 plus 30,000.
एब्सोल्युटली करेक्ट, पूरा एक्सप्लेन करके बोला है, वेरी नाइस। 1,80,000। इन्वेंट्रीज का 60,000, 50,000 प्लस 10,000, 60,000। ट्रेड रिसीवेबल्स का बता दो, ट्रेड रिसीवेबल्स का बता दो। ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल भी घुसा हुआ है, और बिल्स रिसीवेबल में से एक 5,000 का बिल खराब हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना बचा? 65,000। 65,000 में बिल्स रिसीवेबल 15,000 का है एंड 50,000 का मेरा डेटर्स है। क्या बैंक अपने को पता है? 75,000। ये हुआ ना बात। गुड्डू बोल रहा है कि सर आप जो बैलेंस शीट में आइटम्स का अमाउंट पुट कर रहे हैं, ये अमाउंट रिटायरमेंट के बाद का है, एंड रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम बैंक बैलेंस 75,000 का मेंटेन करेंगे, यानी बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस पहले से डिसाइड हो चुका है। और कोई असेट्स के साइड में आने वाला कोई आइटम, पूरा क्वेश्चन को स्कैन कर लो, नहीं मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट बैलेंस शीट का असेट के साइड्स का सारे आइटम का अमाउंट नोन पता चल गया है। तो टोटल कर लेंगे कितना आ रहा है, फटाफट करके दे दो मेरे को, टाइम सेव होगा। 3,80,000। नाउ आ जाए लाइबिलिटीज की साइड में। ट्रेड पेबल्स बताओ, ट्रेड पेबल्स को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी अपवर्ड या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी रेक्टिफिकेशन? आंसर इज नो। तो ट्रेड पेबल्स मेरा 50,000 का ही। रिजर्व्स, क्या रिटायरमेंट के बाद रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाई देने वाला है? हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं। Yes, sir. नहीं, क्यों? बिकॉज रिटायरमेंट के टाइम ही उसको तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके खत्म कर दिया था, बांट दिए थे इसको, तो ये नए वाले बैलेंस शीट में प्रेजेंस नहीं है इसका। अच्छा, नए वाले बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में बताओ, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, के का कोई अमाउंट नजर आने वाला है? नहीं। नहीं, क्योंकि के का पेमेंट करना है उनको, कर चुके, कर देंगे लोग, कर देंगे लोग। यानी अब अल्टीमेटली, अब अल्टीमेटली, अब अल्टीमेटली एक बार फिर से अगर अपने चाहे तो सारे एडजस्टमेंट्स का स्कैनिंग करके देख सकते हैं। ये गुडविल तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में है, वो आ जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट का चीज है वो। और बाकी सारे रीवैल्यूएशन का इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में दे दिया पोस्ट रिटायरमेंट। अब बताओ, इमीडिएटली आफ्टर जो बैलेंस शीट बन रहा है, उसमें केवल लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल अकाउंट का ही तो अमाउंट मिसिंग है। यस और नो? यस। तो तो अब आप लोग समझ ही गए होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। एसेट साइड का टोटल मेरा 3,80,000 आया था, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 3,80,000 ही होगा, जिसमें से ट्रेड पेबल्स 50,000 है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता दो, 3,30,000। 3,80,000 माइनस 50,000 है 3,30,000, जिसमें से एफ बता दो अभी क्या होने वाला है। अब यही 3 रेशियो लाख में का, बांट दें। बोलो बोलो बोलो। 3,30,000 को इंटू 3/5 कर देंगे, तो एफ वेरी का आ नाइस, जाएगा कैपिटल। वेरी और नाइस, जी के लिए 2/5 कर देंगे। करेक्ट।
तो गुड्डू बोल रहा है कि सर ये 3,30,000 जो है दैट इज द टोटल कैपिटल बैलेंस इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एफ एंड जी। और एफ एंड जी ने डिसाइड किया है कि वे अपना कैपिटल को प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर रखेंगे। तो इसके हिसाब से तो एफ का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर रिटायरमेंट शुड बी 3,30,000 इंटू 3/5 कितना आ रहा है? 1,98,000 एंड जी का 1,32,000। 32,000। क्लियर है? तो सर एक चीज तो हम लोग निकाल लिए कि इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एफ एंड जी का क्लोजिंग बैलेंस इन कैपिटल विल बी 1,98,000 एफ का, 1,32,000 जी का। अब ध्यान से, अब तो निकल जाएगा। हम लोग कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट को तो बना ही रहे थे। कैपिटल अकाउंट में ये जो एडजस्टमेंट्स है रिजर्व्स का, गुडविल का, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट दे देंगे। देन कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस में अपने टू बैलेंस सी बाई डी, एफ के कॉलम में 1,98,000, जी के कॉलम में 1,32,000 लिख देंगे। फिर जो बैलेंसिंग फिगर है एफ और जी के कैपिटल अकाउंट में, दैट विल बी द अमाउंट that will be the sufficient amount that they will bring in to serve these three objectives. सर मेरे को एक चीज समझाओ ना, ये कैसे? मैं समझ गया आप जो बोल रहे हैं, मैं समझा सिस्टम को कि कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी, एफ का 1,98,000, जी का 1,32,000 होगा। कैपिटल अकाउंट को देन बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी दी sufficient amount of cash that they will bring. तो बैलेंसिंग फिगर बेसिकली क्रेडिट साइड में बाय कैश करके आ जाएगा। So that will be the sufficient amount of cash which these two partners will bring to fulfill these three objectives. बट सर मेरे को एक चीज समझाओ, कैसे समझेंगे कि ये तीनों पर्पस सर्व हो चुका है? ये उतना ही सफिशिएंट कैश है जो कि तीनों पर्पस को फुलफिल करता है। कैसे समझेंगे? आप मेरे को जवाब दे सकते हैं इसका? क्योंकि बोलो बोलो, कोशिश करो। क्योंकि हमने जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला है वो उस बैलेंस शीट से निकाला है which has taken into account bank balance of 75,000 and payment to K। बिकॉज नया जो बैलेंस शीट हमने बनाया उसमें बैंक में 75,000 रखा एंड लाइबिलिटीज के साइड में के का एक भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो हमारा काम है ना, तो हमने अपने तीनों पर्पसेस को दिमाग में रखते हुए नया वाला बैलेंस शीट को बनाया कि अगर ये तीन ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना है तो नया वाला बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट का पिक्चर ऐसा होना चाहिए। तो उसके अनुसार तो कैपिटल 3,30,000 का होना चाहिए और एफ एन जी ने डिसाइड किया कि हम लोग ये 3,30,000 प्रपोर्शनेट रखेंगे। तो ये मेरा ये वाला ऑब्जेक्टिव भी इधर में पर्पस सर्व हो गया। तीन पर्पस कैसे सर्व हो रहा है देखो ना,
नया वाला बैलेंस शीट में आपने 75,000 रखा बैंक में। नया वाला बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटीज के साइड के का कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं रखा। फिर नया वाला बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आया था उसको आपने एफ और जी के बीच में एनपीएसआर में बांट दिया। तो तीनों पर्पस सर्व हुआ कि नहीं हुआ? है ना? सो अपने एफ एंड जी के कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस सी बाई डी 1,98,000 1,32,000 रखेंगे। देन क्रेडिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा क्योंकि उन लोग सफिशिएंट कैश लेकर आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो क्रेडिट साइड में बाय कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश। एंड देन के का जितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है जैसा कि डिसाइड हुआ उसको पेमेंट कर देना है। तो के कैपिटल अकाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में टू बैंक करके लिख देंगे। बट मेरे स्टूडेंट हो तो एक क्रॉस चेक तो करना बनता है। बताओ कैसे क्रॉस चेक करोगे? एक क्रॉस चेक तो करना बनता है। क्रॉस चेक कैसे करोगे? क्या बनाकर? बैंक अकाउंट बैंक बनाकर। अकाउंट। क्या बात है, वेरी नाइस। बैंक अकाउंट बनाकर, बैंक अकाउंट बना के क्रॉस चेक कर लेंगे अपने। क्या आएगा बैंक अकाउंट में? टू बैलेंस बी बाई डी 50,000। एफ और जी जो लेकर आएंगे, जो कैपिटल अकाउंट से निकाला हमने बैलेंसिंग फिगर, वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल। देन के को जो पेमेंट किया वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई केस कैपिटल। देखना बैलेंसिंग फिगर 75,000 आता है कि नहीं। आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो अपने को जर्नल एंट्रीज डेफिनेटली जो एफ एन जी कैश लेकर आ रहा है उसका जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल। अकाउंट बना रहे तो उसके साथ साथ अपने एंट्रीज का भी पोस्टिंग करते रहेंगे। एंड ये चीज अब आप लोग को पता चल गया कि क्वेश्चन में जो भी पूछा जाता है वो हम लोग साथ साथ करते हैं ताकि हम लोग को कम टाइम में करेक्ट सोल्यूशन बन जाए। तो जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछा तो ये तीनों साथ साथ करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में भी जैसे बैलेंसिंग फिगर निकला बाय कैश का, तो उसका लगे हाथ जर्नल एंट्रीज वाला जगह में एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से डबल बैलेंस नहीं करना है, मैंने जैसा आपको कहा वैसे ही करना। अच्छा, जो बैलेंस शीट वाला चीज मैंने बताया था ना कि बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट बनाकर कैपिटल अकाउंट का, टोटल कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ये इन्होंने एज वर्किंग नोट एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। कैसे? पहले एक एक करके सारे असेट्स का रीवैल्यूड अमाउंट इंक्लूडिंग बैंक एट ₹75,000। सो ये मेरा आ गया टोटल एसेट्स, और उसमें से फिर टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल अकाउंट आ गया। फिर कैपिटल अकाउंट, ये टोटल कैपिटल बैलेंस आफ्टर रिटायरमेंट। सो इसमें एफ का शेयर एंड जी का शेयर निकाल के दिया। एंड देन लास्ट में इन्होंने भी बैंक अकाउंट बनाकर चेक किया है कि सब कुछ करने के बाद बैंक में 75,000 का बैलेंस मेंटेन हुआ कि नहीं। इलस्ट्रेशन 3, मजा आया ना क्वेश्चन को करके? यस। चलो आ जाओ।
Illustration 3, A, B and C were in partnership sharing profits in the proportion 5:4:3. हर क्वेश्चन जैसा मैंने कहा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है एज सच ये चैप्टर, बिकॉज पहले भी बोल चुका हूं मैं कि रिटायरमेंट से क्वेश्चन आने का फ्रीक्वेंसी इज हाई, रिटायरमेंट एंड एडमिशन दोनों से आता ही आता है। ठीक है, सो ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन 5:4:3. The balance sheet of the firm as on 31st March 2022 was as under. So अपने को ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओके ओके, अब आगे। ए had been suffering from ill health, यानी ए रिटायरिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, and gave notice that he wished to retire. तो A is a retiring partner. An agreement was therefore entered on 31st March 2022. An agreement का क्या terms है ये नीचे में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी से समझना है, बहुत इजी है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जितना मैं रीड करूं मेरे साथ रीड करना है, मेरे आगे रीड करके खुद से समझने का कोशिश बिल्कुल भी ना मत करना। ठीक है, अदरवाइज आप ही को लास्ट में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं मेरे साथ रीड करो एंड समझते जाओ, कहीं डाउट हो तो पूछो, बट खुद से आगे आगे रीड करके कंफ्यूज मत होना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, यानी अभी जस्ट जो ईयर एंड हुआ है, अभी जस्ट जो ईयर एंड हुआ है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट showed a net profit of 48,000. ये 48,000 का नेट प्रॉफिट को आपने क्या किया होगा, आगे मत पढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट 48,000 का आ रहा है तो ये 48,000 का नेट प्रॉफिट को क्या किया, क्या किया होगा, ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, ईयर एंड हो चुका है, जिसमें प्रॉफिट आया था 48,000 का। तो 48,000 का क्या ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये 48,000 को हमने ए, बी और सी के बीच में किस रेशियो में बांट दिया था, 5:4:3। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या पास हुआ, ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। 48,000 को 5:4:3 के रेशियो में क्रेडिट किया था। was to be reopened, आगे मत पढ़ना, फिर से बोल रहा हूं, was to be reopened यानी पुराना केस खोलना है। रीओपेंड का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस 48,000 चाहिए आपको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस 48,000 अगर चाहिए तो कहां से निकालोगे वो, ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में से। किस रेशियो से निकालोगे, जिस रेशियो में कैपिटल अकाउंट में गया था, किस रेशियो में गया था, 5:4:3 के रेशियो में गया था। तो इसी प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से निकालेंगे इन द रेशियो 5:4:3। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा बोलो, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to profit and loss adjustment account, because already balance sheet टाना जा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अगर अपने प्रॉफिट के साथ कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो वो वाया थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो अभी अपने रीओपनिंग के लिए, रीओपन अब भी करना है, तो रीओपनिंग के लिए क्या एंट्री पास होगा, शेयर बता सकते हो मेरे को 48,000 का 5:4:3 यानी
12, 5/12 बोलो, 48,000 इंटू 5/12 बता दो फटाफट। 20,000, yes or no? So A's capital account debit 20,000, B's capital account debit कितना, 16,000, एंड C's capital account debit कितना, 12,000. So reopening के लिए एंट्री इज A's capital account debit 20,000, B's capital account debit 16,000, C's capital account debit 12,000 to profit and loss adjustment account 48,000. अब पता चलेगा ये रीओपन क्यों हुआ है। हमने क्या किया, रीओपन करके जैसा था पहले जैसा था वैसा कर दिया, रीओपन करके। यानी किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का भी कोई इफेक्ट नहीं आया है। इफेक्ट जो आया था उसको रिवर्स करके इफेक्ट को हटा दिया। अभी किसी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का कोई इफेक्ट नहीं है। अब रीओपन क्यों हुआ ये पता चलेगा। B was to be credited with ₹4,000 as bonus। अच्छा, तो B को बोनस चाहिए था। B बोला था कि मेरे को बिना बोनस दिए तुम लोगों ने 48,000 के प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया। बोनस क्यों चाहिए? फॉर द एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डिवॉल्व्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। अगले ने ज्यादा काम किया तो उसको प्रॉफिट का ज्यादा शेयर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस, तो बी को बोनस देंगे। सो इट इज लाइक रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर। याद करो चैप्टर 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट 1, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो इधर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 4,000। यस, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 4,000। अब बताओ बी को 4,000 का बोनस देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट प्रॉफिट बचा 48,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 44,000। 44,000 का जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज्ड। अच्छा, पीएसआर भी रिवाइज हो रहा है। कब से? पिछले साल के स्टार्टिंग से। तब तो पिछले साल का प्रॉफिट तो मेरे को 3:4:4 के रेशियो में ही बांटना पड़ेगा, बिकॉज पीएसआर का रिवीजन कब से हो रहा है? पिछले साल के स्टार्टिंग से। सर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों? बिकॉज ये पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है, तो इनके बीच जो समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चीज फैसला हुआ है कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग से हम लोग पीएसआर 3:4:4 ही रख रहे हैं। यानी पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा हुआ है 48,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 44,000। 44,000 को अब हम ए बी और सी के बीच में 3:4:4 के रेशियो में ही बांटेंगे। यानी अब आने वाला जो भी काम है उसके लिए रेलेवेंट ओपीएसआर 3:4:4 ही होगा। यानी हमको अब आगे जो भी हम करेंगे उसके लिए 5:4:3 इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो 44,000 को अपने ए बी और सी के बीच में 3:4:4 के रेशियो में बांटेंगे। एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। अब बताओ इससे हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो ओपन हुआ था वह क्लोज हो जाएगा। ये देखो ये 3 एंट्रीज। पहले हमने रीओपन किया, देन बी को बोनस दिया,
एंड देन बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? मतलब ये एक्स्ट्रा में सीखने को मिला इस क्वेश्चन में कि ऐसा भी हो सकता है, अगर होता है तो क्या करते आप, क्या एंट्रीज पास करते, कैसे रिकॉर्ड करते। अब नेक्स्ट रोमन 2 में गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यानी गुडविल का शायद वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का इंटू 2 करके गुडविल निकालना है। द फर्नीचर वर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, यानी फिक्चर्स का वैल्यूएशन हुआ, रीवैल्यूएशन हुआ। क्या लिखा हुआ है? द वैल्यूएशंस अग्रीड, द वैल्यूएशंस arising out of the above agreement were goodwill 56,800। ओ अच्छा, इधर ऊपर में गुडविल वैल्यूएशन जिस तरीके से हुआ है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन अपने को दिया, बट हमें गुडविल कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुडविल इसमें कैलकुलेट करके दे दिया है। ये गुडविल कैसे कैलकुलेट हुआ वो डिटेल्स इधर में बताया था, यानी एज सच पूरा टाइम पास। तो अपने को मतलब किससे है? गुडविल ऑफ द फर्म 56,800, गुडविल ऑफ द फर्म 56,800। ओके, सो गुडविल का वैल्यूएशन। अच्छा, गुडविल के लिए ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, आगे रीड मत करना, मेरे साथ चलना। बी एंड सी अग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स, बी एंड सी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी बी और सी के बीच में एनपीएसआर 3:2 है एंड ओपीएसआर कितना था? 3:4:4। तो अब गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए बी और सी का गेनिंग रेशियो चाहिए, तो बी और सी का तो पहले गेन निकालेंगे। गेन कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर इज 3/5, ओल्ड शेयर कितना था? 3/11। हाँ ना? सही चल रहे अपने। सी इज गेन निकालो। सी का नया शेयर इज 2/5 एंड ओल्ड शेयर वॉज, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलत किया। बीज ओल्ड शेयर वॉज 4/11। मैंने पूछा भी क्या करेक्ट कर रहे हैं अपने, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बीज ओल्ड शेयर वॉज 4/11, 4/11। So 3/5 minus 4/11 is 13/55. And C is gain. New share is 2/5. Old share is 4/11. तो गेन निकालो। Clear? So B's gain is 13/55 and C's gain is 2/55. तो 13/50, बोल बोल। C's old share is 3/11. कैसे? C का ना, हाँ सर, old share. ओल्ड शेयर तो ये रहा ओ भाई। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, ये वाला ऊपर वाला तो इरेलेवेंट हो चुका है, हाँ हाँ हाँ। राइट? बिकॉज इनके बीच, ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओपीएसआर रिवाइज हुआ था विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर का ओपनिंग डेट।
So B's gain is 13 by 55 and C's gain is 2 by 55. Total gain is बोलो 15 by 55. Total gain is 15 by 55. Reduce करके देखो कितना रहा है, 5 कॉमन है तो बोलो 3 by 11 आ रहा है. 3 by 11 is a शेयर, ए का शेयर इज 3 by 11. तो ए ने रिटायरमेंट लेकर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 by 11 सैक्रिफाइस कर दिया है, जिसको बी और सी ने गेन किया. बी ने गेन किया 13 by 55, सी ने गेन किया 2 by 55. तो बी और सी के बीच का गेनिंग रेशियो इज 13:2. क्लियर है? अभी गुडविल कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 56,800. इसमें ए से शेयर ऑफ गुडविल निकालो. 56,800 इंटू 3 by 11 কত এসছে বলো? A is a share is equal to how much? Tell me the amount. 56,800 into 3 by 11. 15,490. 15,491 ना, राउंड ऑफ नहीं करेगा. 0.9 में तो अपर राउंडिंग ऑफ 15,491. अब ये ए को चाहिए बी और सी से, तो बी कितना कॉम्पनसेट करेगा, सी कितना कॉम्पनसेट करेगा अपने गेनिंग रेशियो में. गेनिंग रेशियो क्या? 13:2. तो बोलो बी कितना कॉम्पनसेट करेगा? 13 by 15 एंड सी बताओ. जल्दी जल्दी बता दो. बी का होगा 13,425.45 है तो 13,425 एनसी का अपने माइनस करके निकालेंगे. 15,491 माइनस 13,425. तो इसके लिए एंट्री बता दो. B's capital account debit 13,425, C's capital account debit 2,066 to A's capital account 15,491. Okay. Then फिक्चर्स का कितना वैल्यूएशन फिक्स हुआ? 10,980. ओके. फिक्चर्स का पहले बुक वैल्यू था 8,200. अभी वैल्यूएशन कितना निकाला गया? 10,980. तो कितना का अपवर्ड रिवैल्यूएशन है? 2,780. एंट्री क्या पास होगा इसके लिए? बोलो. फिक्चर्स अकाउंट डेबिट 2780 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2780. A provision of 2% was to be made for doubtful debts. Trade receivables 93,500 का 2%, 1870. गुड्डू बताओ इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? Revaluation account debit to provision for doubtful debts 1870. And the remaining assets were to be taken at their book values. यानी बाकी सारे एसेट्स का कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है. तो मेरे को बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है? फिक्चर्स का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, एंड प्रोविजन जो हमने 2% का क्रिएट किया उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. यानी देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. कितना आ रहा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन?
910, ताई तो बेटा यस सर। 910 इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट को अपने ए बी सी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करेंगे। इन व्हाट रेशियो? टेल मी प्रियांशु। 3:4:4। तो entry will be what? Revaluation account debit to A's capital 910 into 3 by 11. To B's capital 910 into 4 by 11. To C's capital 910 into 4 by 11. Clear? है ना? यस सर। सो रोमन 2 मेरे कंट्रोल में था, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स था। सिर्फ रोमन 1 इसमें थोड़ा नया था, बट इजीली समझ में आ गया, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं। बी एंड सी अग्रीड as between themselves to continue the business, so they will be the continuing partners sharing profits in the ratio of 3:2। ये कंसिडर किया हमने। and decided to retain the fixtures on the books at the revised value, यानी immediately after retirement जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें फिक्चर्स 10,980 जो रिवैल्यूड अमाउंट है, रिवाइज्ड वैल्यू, उसी पर रखेंगे। and to increase the provision for doubtful debts to 6%, and to increase the provision for doubtful debts to 6%। अभी जस्ट रिटायरमेंट के टाइम प्रोविजन कितना का बनाया था? 2%। 2% का प्रोविजन अभी जस्ट बनाए थे। अब क्या बोल रहे हैं कि बी और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, फिक्चर्स को रिवाइज वैल्यू में रखेंगे। ये सब जो बातें हो रही है रिटायरमेंट के बाद हो रही है, यानी ए के चले जाने के बाद हो रही है। आफ्टर ए हैज रिटायर्ड, all these decisions are made after A's retirement, post retirement। क्योंकि समझ में आया ना? I hope you're getting what I'm trying to say। यस सर। तो ये जो इंक्रीज का इफेक्ट है, दिस इज आफ्टर ए हैज टेकन रिटायरमेंट। ए का सब काज शेष हो गया, होने के बाद जब बी और सी आपस में हाथ मिलाकर बिजनेस को चलाने की बातें कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि हम प्रोविजन को इंक्रीज करेंगे टू 6%। 6% मतलब 2 से 6% लेकर आएंगे। यानी कितना परसेंट और इंक्रीज करना है? इंक्रीज बाय 4%। 4%। तो अभी 93,500 का 4% कैलकुलेट करो। 93,500 का 4% इज 3,740। सो इसका अपने प्रोविजन क्रिएट करेंगे, यानी 3,740 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,740। डेबिट कौन सा काउंट करें? सर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। दो 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 ऑप्शन है बेटा, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं। आपका आंसर भी करेक्ट है। प्रियांशु बोल रहा है कि सर ये तो एक तरीके से लॉस के लिए जब प्रोविजन बना रहे तो नुकसान कोई अपने एंटिसिपेट करके मान ले रहे, तो इसका भुगतान बी और सी ही बेयर करेगा, क्योंकि ये तो ए के रिटायरमेंट होने के बाद जब इन लोग कंटिन्यू करना शुरू कर दिए उसके बाद ये डिसाइड हुआ है। कंटिन्यू करना शुरू कर चुके हैं, उसके बाद ये रिवीजन हुआ है, तो इसका ये लॉ, ये मतलब इसको बेयर कौन करेगा? पीएनसी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो इसको अपने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। सो जैसे प्रियांशु बोल रहे हैं, एक वो कर सकते हैं। तो पहले प्रियांशु का बता दे रहा हूं क्योंकि उसने बोल दिया बोलकर।
So B is capital account debit, C is capital account debit to provision for doubtful debts 3740, and ये 3740 को अपने बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट इन द रेशियो एनपीएसआर 3:2. अदरवाइज प्रोविजन अपने कैसे क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3740. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3740. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो चुका है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा. So B is capital account debit, C is capital account debit to profit and loss account 37540. या तो आप इन ये दो एंट्रीज करके कर सकते हैं, या फिर जैसे प्रियांशु ने कहा कि अपने डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि लॉस के लिए प्रोविजन बना रहे तो इसको बियर लॉस के लिए प्रोविजन अपने कब बना रहे? आफ्टर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव स्टार्टेड कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस. सो ये लॉस को बेयर कौन करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर. सो इसीलिए लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए B is capital account debit, C is capital account debit in NPSR 3740 to provision for doubtful debt 3740. या फिर आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, देन B and C is capital account debit to प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं. क्लियर है? यानी अब बताओ, इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट में प्रोविजन बताओ कितना का दिखाई देगा? 5610. 93,500 का 6%, 5610. आई बात समझ में? यस सर. अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सबमिट द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट. सारा का जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस किया है. एंड ड्रॉ अप द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर कैरिंग आउट ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज एज स्टेटेड अबव. अच्छा, नोवे दे हैव दे मेंशन कि रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हैज बीन पेड. So what shall we assume? It has not been paid and the total amount has been transferred to पार्टनर्स लोन अकाउंट. loan account. Okay. Illustration 4, more interesting. Ready? K, L and M are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Easy question है, बहुत short question है. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2022 and admit his son N in his place. यानी L रिटायर हो रहे एंड उसके प्लेस में N, his son, joins the partnership business. So this is the case of admission cum retirement cum admission. यानी एक पार्टनर का रिटायरमेंट तो दूसरे का एडमिशन. एकदम बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है. बाप रिटायर किया तो बेटे को पार्टनर बना दिया. यानी एल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा? एन को. यानी एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 3/10. सो इधर में पापा जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है एंड बेटा जो है वो गेनिंग पार्टनर है. ये सोनो चीज को समझो. के और एम चुप बैठे. एल रिटायर कर रहे, उसका बेटा एन
एडमिशन ले रहे हैं, एल का शेयर ऑफ प्रॉफिट एन को मिल रहा है, तो एन इज गेनिंग, एल इज रिटायरिंग, सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल के लिए एंट्री विल बी, जैसा हमने यूनिट 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीखा था कि हर सिचुएशन में एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है। इट इज ऑलवेज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. So gaining partner is N, N's capital account debit to L's capital account. Clear है? बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिजर्व 50,000, ये के एल एम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स 5:3:2, यानी रिजर्व्स का भी एक ही जैसा ट्रीटमेंट है। रिजर्व्स हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द ओल्ड पीएसआर। छोटा क्वेश्चन है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल assets were revalued, furniture 10,000, बापरे फर्नीचर 20,000 का था, 10,000 उसका रिवैल्यूड अमाउंट है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, इन्वेंटरी इन ट्रेड 30,000, 50,000 का था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरी अकाउंट 20,000, यानी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ कितने का, फटाफट 30,000। ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के एल एम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो 5:3:2। अब आगे देखो, इसको रीड करने से पहले, ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹50,000। ये तो हमने डिस्कस किया, गुडविल का एंट्री एल सैक्रिफाइसिंग है और एन गेनिंग है। कितना शेयर है, 3/10, तो 50,000 का 3/10 बताओ 15,000। तो एंट्री के पास होगा एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एल's कैपिटल अकाउंट 15,000। क्लियर है? हुआ ये ब्रैकेट्स वाला चीज में हम लोग आ रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन का यूएसपी 2 ब्रैकेट्स में है, यूनिक स्पेशल पॉइंट, जिसके लिए क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से हटकर है। तो पहले क्या बोल रहे हैं, हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट किए, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट किए, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किए, करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर एल उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को निकाले। अब आगे पढ़ते हैं, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल, तो हमने रिजर्व का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर एल का फाइनल कैपिटल बैलेंस को ड्रॉ किए, निकाले। So 50% of the amount due to L was paid off in cash. तो immediately जो फाइनल अमाउंट निकला उसका हाफ 50% पेमेंट टू बैंक अकाउंट, and the balance remaining 50% was retained in the firm as capital of N। यानी L क्या बोलते हैं कि बाकी का 50% मेरे को कैश में देने का जरूरत नहीं है, ये तुम N का कैपिटल की तरह ट्रीट कर लो, यानी बैलेंस 50% को N के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री विल बी L's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N's कैपिटल अकाउंट।
तो कैपिटल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री पास होगा, थोड़ा रिलेट करो समझो, है ना, है ना। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एन्स कैपिटल, एल के कॉलम में 50% ऑफ द अमाउंट, एंड देन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एन के क्रेडिट साइड में बाय एल्स कैपिटल, एन के कॉलम में 50% ऑफ द अमाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एन्स कैपिटल, एल के कॉलम में 50% ऑफ द अमाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एल्स कैपिटल, एन के कॉलम में 50% ऑफ द अमाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। तो एन का कैपिटल बिजनेस में इस तरीके से आया, एन का कैपिटल बिजनेस में इस तरीके से आया। क्लियर है, इजी है, मैनेज हो जाएगा। यानी अगर मेरे से कोई पूछता है कि एल का कैपिटल का रीपेमेंट कैसे हुआ, तो मैं उसको क्या एंट्री बोलूंगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹100, टू बैंक 50, टू एन्स कैपिटल 50। क्लियर है। पार्टनर्स, पार्टनर्स, ये वाला क्लियर है। पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस। अभी पार्टनर कौन कौन बचे, के, एम और एन, के एम एन। अच्छा, जो अपने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें एडमिशन कम रिटायरमेंट के केस में है ना, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में 4 कॉलम बनाएंगे, के एम एल एन, के एल एम एन। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस। पार्टनर्स कौन बचे, एल के रिटायरमेंट के बाद, के एम एन एन, टू मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट। कैपिटल प्रपोर्शनेट का मतलब इन प्रपोर्शन टू एनपीएसआर, और एनपीएसआर क्या है, 5:3:2, है ना। यही शेयर है, बट इसमें 3/10 एन का बन जाएगा, तो के एन एम इस तरीके से 5:3:2 है कि नहीं। यही रेशियो है, एल के जगह कैन, एल के जगह एन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो K:N:M का रेशियो इज 5:3:2। To make capital proportionate by keeping n's capital as base, तो n का जो कैपिटल निकलेगा उसको बेस पकड़कर बाकी पार्टनर्स का भी, बाकी पार्टनर्स यानी के एन एम के कैपिटल को पीएसआर के प्रपोर्शनेट में रखना है, और रखने के लिए अगर इनका कोई एक्स्ट्रा बैलेंसेस है, कैपिटल में ज्यादा अमाउंट है, तो पे करके हटा देंगे एक्स्ट्रा कैपिटल को। कैसे होगा ये, हम लोग सब कुछ कर लिए, यहां तक पूरा किए। अभी हम लोग सबसे पहले एन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को निकालेंगे, बिकॉज एन का कैपिटल अकाउंट को बेस लेना है। तो एन के कैपिटल अकाउंट में क्या आया देखो, एल का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा था 81,000, इसका 50% पेमेंट कर दिया, बाकी 50% एन्स कैपिटल अकाउंट में गया। तो एन्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एल्स कैपिटल 40,500, एंड देन इसके साथ एन कैपिटल में गुडविल का भी एडजस्टमेंट हुआ था, बिकॉज एन गेनिंग पार्टनर था और एल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है,
तो उसके लिए एंट्री पास हुआ था एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, तो इसलिए एन्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एल्स कैपिटल। बाकी और एज सच एन्स कैपिटल में और कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं है, यानी सिंपली एन्स कैपिटल का बैलेंस कितना निकल रहा है आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू ऑल द एडजस्टमेंट्स बिफोर दिस 40,500 माइनस 15,000 कितना आ रहा है 25,500, 25,500 आ रहा है। तो ये मेरा बेस, इसको बेस पकड़कर बाकियों के कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट करना है इन पीएसआर। कैसे? एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 है, और 3/10 के लिए एन के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है 25,500। तो इस हिसाब से तो फर्म का कैपिटल होना चाहिए, टोटल कैपिटल होना चाहिए कितना 85,000। फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 85,000। कैपिटल को प्रोपोर्शनेट में करना इन एनपीएसआर, तो केस शेयर इज 5/10, तो के का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए 85,000 का 5/10 कितना आ रहा है 42,500। एंड एम के कैपिटल में एम का शेयर इज 2/10, तो एम के कैपिटल में 85,000 का 2/10। क्लियर? तो सिंपली अब अपने क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में इस अमाउंट को रख देंगे, बिकॉज इनका कैपिटल अकाउंट में एंड में इतना बैलेंस को मेंटेन करना है, विच इज इन प्रोपोर्शनेट टू देयर एनपीएसआर। तो कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस सी बाई डी में ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया उसको रख देंगे, एंड जो है ना, अब तो अपने को पता है कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज द एक्सेस कैश टू बी पेड बैक टू KNM। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, टू बैलेंस सी बाई डी करके अमाउंट को लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही कैश में एक्सेस कैपिटल का पेमेंट हुआ है। आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन था बट, है ना? सो कैपिटल जो पेमेंट कर दिया एक्सेस कैपिटल, उसके लिए एंट्री इज केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, चलो अपने यहीं पर स्टॉप करते हैं आज। बाकी क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे। वी शैल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। बट नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले अपने को इलस्ट्रेशन 1 to 4
का रिटन प्रैक्टिस एक बार खुद से करना है। आई नो बहुत जन करते भी रह रहे थे कॉपी में, वेल एंड फाइन, तो उसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास कल अपने ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके देन, समझ में आज का डिस्कशन? थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।